बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये इंतहाई अहम मौजू बन गया है। हमें आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में ये वैक्सीन्स लगते रहेंगे और इस अमल से सारी दुनिया को गुजरना पड़ेगा। इसलिए मालूमात होनी ज़रूरी हैं। आपने सुना होगा कि अभी पिछले दिनों एक सर्वे शाया हुआ जिसमें यूरोपीय ममालिक के पब्लिक से पूछा गया इस वैक्सीन के लगाने न लगाने के बारे में। तो फ्रांस में 46% लोगों ने कहा कि हम नहीं लगवाना चाहते हैं, जर्मनी में 30%, स्पेन में 36% और यूनाइटेड किंगडम में 21% लोगों ने कहा कि हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उसके बाद छोटा सा एक और सर्वे आया है कि यूनाइटेड किंगडम में हर 3 में से एक शख्स ये कह रहा है कि हम ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। तो पब्लिक इस तरह क्यों सोच रही है इन तरक्की याफ्ता मुल्कों में? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, हम उस तफसील में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन मालूमात मुहैया करने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन क्या होता है, इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसकी कितनी किस्में होती हैं और इस वैक्सीन को लगाने से क्या हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, क्या इसके कुछ नुकसानात होते हैं, इसके लगाने के क्या तरीके होते हैं और जब ये सारी पब्लिक के लिए मिलना शुरू हो जाए तो फिर इसकी तकसीम के क्या उसूल हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जो हमने इस यानी गुफ्तगू में आप तक पहुंचानी है। वैक्सीन क्या है? सादा अल्फाज में वैक्सीन एक ऐसे मादे या एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो इंसान के जिस्म में दाखिल किया जाए तो जिस्म उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत पैदा करता है और इंसान की अपनी मुदाफ़ियत उसके ख़िलाफ़ बेदार हो जाती है, जाग जाती है और मुदाफ़ियत बननी शुरू हो जाती है उसके ख़िलाफ़। इस अमल को वैक्सीनेशन कहते हैं या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इम्यूनिटी जो है ना वो 2 तरह से पैदा होती है। एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है, एक पैसिव इम्यूनिटी वो है जो बाहर से बनी बनाई दी जाए। जिस तरह आपने अभी सुना कि बहुत से लोगों को कन्वलेसेंट प्लाज्मा दिया गया, यानी किसी और आदमी के जिस्म में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बन गए थे वो एक बीमार को दिए गए ताकि उसे पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिल जाएं और उसका अगर अपना मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर है या एंटीबॉडीज़ बनाने में यानी देर लग रही है तो बाहर से एंटीबॉडीज़ मिल जाएं। इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये यानी एक कमज़ोर तरीका है। एक्टिव इम्यूनिटी वो हो गई कि हमारी बॉडी खुद पैदा कर रही है कुदरती इन्फेक्शन होने से। जिस तरह अगर हमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाए तो हमारा बॉडी यानी उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत पैदा करेगा, एंटीबॉडीज़ पैदा करेगा, सेलुलर इम्यूनिटी पैदा करेगा, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। तो ये वैक्सीन एक एक्टिव इम्यूनिटी पैदा करते हैं। जब हमारे अंदर वैक्सीन दाखिल हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ एक्टिव इम्यूनिटी पैदा होती है। वैक्सीन्स बीमारी पैदा नहीं करते, सिर्फ मुदाफ़ियत पैदा करते हैं। ये फ़र्क होता है यानी जरासीम में और वैक्सीन में कि जो कुदरती जरासीम है यानी वायरस जो है वो न सिर्फ यानी हमारे अंदर मुदाफ़ियत पैदा करेगा बल्कि बीमारी भी साथ पैदा करेगा, नुकसानात भी करेगा, अलामात भी पैदा करेगा और हत्ता कि यानी मौत भी वाक़या हो सकती है। लेकिन जो वैक्सीन है या वैक्सीनेशन है वो सिर्फ इम्यूनिटी पैदा करता है। हल्के फुल्के कोई किसी को अलामात हो सकती हैं लेकिन इसका काम है सिर्फ मुदाफ़ियत पैदा करना। तो वैक्सीन के अंदर होता क्या है? ज़ाहिर वैक्सीन के अंदर वो जरासीम या वो वायरस होगा जिस के ख़िलाफ़ हमने इम्यूनिटी पैदा करनी है, लेकिन वो वायरस या तो उसको इनएक्टिवेट या किल किया होगा या उस वायरस के कुछ ज़र्रात होंगे या उस वायरस का कोई जेनेटिक मटीरियल होगा। तो कुछ राइज तरीके चल रहे थे और कुछ नए तरीके भी बनाए गए हैं। तो बहरहाल यानी उस जरासीम से मुतल्लिका कोई यानी मादा होगा जो हमारे अंदर मुदाफ़ियत पैदा करेगा लेकिन बीमारी पैदा नहीं करेगा। या अच्छी तरह समझना है कि वैक्सीन बीमारी पैदा नहीं करता है,
सिर्फ मुदाफ़ियत पैदा करता है। तो दूसरा ये कि ये वैक्सीन बनाए कैसे जाते हैं। तो ये वैक्सीन जो है एक बहुत ही यानी लंबा अमल होता है इसको बनाने का। तो सबसे पहले एक अमल है जिसको हम यानी लेबॉर्ट्री में इसको तैयार करते हैं, जिसको प्री क्लिनिकल फेज कहते हैं। कि जब लेबॉर्ट्री में तैयार करने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर हम यानी कोरोना वायरस की मिसाल ले लेंगे, तो इनको बहुत सारे वायरसेस यानी उस लेबॉर्ट्री में जमा करने पड़ेंगे, जो एक राइज तरीका है। उसके लिए बहुत सारे वायरसेस लेबॉर्ट्री में ग्रो करने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे, और फिर उन वायरसेस को लेबॉर्ट्री में यानी इनएक्टिवेट किया जाएगा। तो जो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है वो एक लंबा अमल है कि कैसे उन वायरसेस में से वो यानी खुसूसियात, वो खासियतें निकाल दी जाएं जो बीमारी करती हैं, और सिर्फ वो खासियतें छोड़ दी जाएं जिससे यानी मुदाफ़ियत पैदा हो, यानी वो बीमारी पैदा ना कर सकें, रेप्लिकेट ना हो सकें, उनकी अफजाइश ना हो सके, सिर्फ मुदाफ़ियत पैदा करें। तो इसके लिए बहुत सारे वायरसेस चाहिए। लेकिन जो जदीद तरीके पैदा हो रहे हैं, जो जदीद तरीके बनाए गए हैं, उनमें वायरसेस की कितन ज़रूरत नहीं है, और ये सिंथेटिकली भी बनाए जा सकते हैं। क्योंकि जब कोरोना वायरस 2020 जनवरी में सामने आना शुरू हो गया, तो चाइना ने इस वायरस का जो जीनोम सीक्वेंस सारी दुनिया को बता दिया। अब वो जीनोम सीक्वेंस में जीन्स किस तरह से हैं, उसको लेके दुनिया में कहीं भी कोई लेबॉर्ट्री वो एक यानी सिंथेटिक जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए बना सकती है, और उसको फिर इंसान के अंदर डाल के उससे हम मुदाफ़ियत पैदा कर सकते हैं। इस नए जो मेथड है, जो नया टेक्नोलॉजी है, जो नोवल टेक्नोलॉजी है, उसमें यानी बिल्कुल वायरसेस को लेबॉर्ट्री में जमा करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये जो लेबॉर्ट्री वाला फेज़ है ये काफ़ी तवील होता है, और पहले बहुत लंबे अरसे में ये तैयार होते थे, लेकिन इस साल सारी गवर्नमेंट्स ने कंपनियों की मदद की। तो दुनिया भर में यानी 300 से ज़्यादा यानी ट्रायल हो रहे हैं, जिनमें से 150 आगे हैं, और आपको ये पता चल गया है कि कोई 10 के करीब जो है ना वो काफ़ी यानी आगे जाके अब सामने अप्रूव होना शुरू हो गए हैं। तो फिर ये जो लेबॉर्ट्री वाला फेज़ है, ये जो कई सालों पर मुहित हुआ करता था, इसको अभी यानी बहुत मेहनत से मुख्तसर किया गया। अब जो क्लिनिकल फेज़ आ गया, तो इसमें फिर यानी कम से कम यानी 3 फेजेस होते हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल का फेज़ है। लेकिन ये क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ को मुख्तसर नहीं किया गया, ये उसी तरह किया गया है जिस तरह पहले भी करते थे। तो इसमें जो फेज़ 1 है, उसमें सिर्फ सेफ्टी चेक करने की कोशिश की जाती है कि थोड़े से इंसानों को ये वैक्सीन दिया जाता है, और ये देखा जाता है कि उनमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई शदीद साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर तो नहीं हो रहे, कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे, कहीं जान के नुकसान का ख़तरा तो नहीं है। जब इस फेज़ 1 से गुजर जाते हैं तो तसल्ली हो जाती है, तो फिर फेज़ 2 में चले जाते हैं, जहाँ ज़्यादा इंसानों को रिक्रूट करते हैं, और फिर उसमें देखते हैं कि ये कितने लोगों में इम्यूनिटी पैदा कर सकता है। WHO ने ये यानी गाइडेंस दे दी कि अगर कोई वैक्सीन 50% से ज़्यादा यानी वॉलंटियर्स में जिन लोगों को दिया था, उनमें से 50% से ज़्यादा को अगर ये पैदा करेगा तो उसको कामयाब करार दिया जाएगा। तो तीसरा फेज़ जो होता है वो फेज़ 3, उसमें बहुत ज़्यादा लोग यानी चाहिए होते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे यानी वैक्सीन के ट्रायल्स में, फेज़ 3 ट्रायल्स में कहीं 40,000, कहीं 45,000, कहीं 60,000 तक जो है ना वॉलंटियर्स इस्तेमाल हुए, और फिर उनको ये लगाया गया, उनमें ये सेफ्टी भी चेक हो गई, उनके अंदर कितनी इम्यूनिटी बन गई है, कितने एंटीबॉडीज़ बन गए हैं वो भी चेक हो गए। यानी कहीं 70% ज़्यादा बताया गया, कहीं पे 95%, कहीं पे 92%। फिर साथ साथ ये भी देखा गया कि कितने ये एफिकेशियस हैं। जब इन लोगों को यानी कोरोना वायरस से एक्सपोज किया गया, कितने लोग हैं जो बच जाते हैं, बीमारी उनमें नहीं होती है, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन निकला। तो इसलिए फेज़ 1, 2, 3 जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, उन सब से गुजरने के बाद कुछ वैक्सीन्स अप्रूव हो चुके हैं। तो ये जो इनके बनाने का मरहला है बिल्कुल यानी साइंटिफिक है और बिल्कुल शफाफ है, और इसमें कोई यानी ऐसी चीज़ नहीं है कि लोगों को शक का शिकार होना चाहिए। तो फिर आइए फिर तीसरा हम देखते हैं कि इसकी कई किस्में होती हैं। जी हाँ, इसकी कई किस्में होती हैं, मतलब एक किस्म के नहीं होते। जो ज़्यादा यानी दुनिया में अब तक राइज थे वो इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन्स,
या यानी लाई एटेन्यूएटेड, जिसको हम इनएक्टिवेटेड का मतलब है किल्ड, बिल्कुल ख़त्म होना, और लाई एटेन्यूएटेड का मतलब है कि उसको कमज़ोर कर देना। और तो ये ज़्यादा यानी राइज तरीके थे कि वायरस को लेबॉर्ट्री में पहले इनएक्टिवेट करते थे या किल कर लेते थे, उसके बाद फिर इंसानों को देते थे ताकि उससे मुदाफ़ियत पैदा हो। उसके अलावा या तो कुछ प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन्स होती हैं जिनमें जो है ना वो वायरस के प्रोटीन्स को लिया जाता है, उसके एक सब यूनिट को लिया जाता है, जेनेटिक मटेरियल को नहीं लिया जाता, बल्कि उसके सरफेस से एक प्रोटीन, जिस तरह अगर हम कोरोना वायरस की बात करेंगे तो कोरोना वायरस के जो यानी सरफेस प्रोटीन पे एक जो स्पाइक प्रोटीन कहलाता है, उसको हम यानी लेते हैं। तो बहुत सी लेबॉर्ट्रियाँ, बहुत सी जो ड्रग यानी कंपनियाँ हैं, वो ये वाला जो यानी तरीका है वो इस्तेमाल कर रही हैं। और दुनिया में इस वक्त जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन बन रही हैं, उनमें से बहुत से वैक्सीन यही हैं जिनमें वायरस को यानी इनएक्टिवेट किया गया है या वायरस के कुछ प्रोटीन्स को हासिल किया गया है और उनको लगाया जा रहा है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इस यानी तरीके में वायरस बज़ात खुद इस्तेमाल हुआ है, यानी कोरोना वायरस। तो आपने चाइना के बारे में सुना कि चाइना में यानी बहुत से किस्म के वैक्सीन बन रहे हैं। एक किस्म का ये है जिसमें इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो यूएई में जो यानी वैक्सीन दिया गया है, इसमें इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस है। और ये यूएई के अलावा कुछ और मिडल ईस्ट के मुल्कों को भी दिया गया है जिसमें इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन है। इसके अलावा कुछ और कंपनियां यहाँ बना रही हैं वेस्ट में, जिसमें यानी वायरस के सब यूनिट्स या प्रोटीन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो तरीका है इसको हम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि पहले से राइज है, पहले से चल रहा है, रिवायती है। लेकिन जो दूसरा तरीका है जो यानी नोवल और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज जो इस्तेमाल हो रही हैं, उसके ज़रिए से यानी हम वायरल वेक्टर वैक्सीन्स बन रही हैं और जेनेटिक वैक्सीन्स बन रही हैं। तो बहुत से कंपनियां जो है ना ये वायरल वेक्टर वैक्सीन बना रही हैं या बना चुकी हैं, और बहुत सी जेनेटिक वैक्सीन्स बना रही हैं। तो जो यूनाइटेड किंगडम में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड का जो वैक्सीन है, और फिर पाकिस्तान में जो चाइना ने जो वैक्सीन का ट्रायल किया है, पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब में और कुछ और मुल्कों में, यानी ब्राज़ील भी शायद इसमें शामिल है, चाइना ने जो ट्रायल किया है वो भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है, और ये भी नई टेक्नोलॉजी है। इसी तरह जो रशिया ने जो वैक्सीन अपने यहाँ यानी कोई 3 दिन पहले लगाना शुरू कर दिया है, रशिया ने तो लगाना शुरू कर दिया है, स्पुतनिक वी, उसमें भी यानी वायरल वेक्टर वैक्सीन है। और ये जो कुछ वैक्सीन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें इनको वायरल वेक्टर वैक्सीन कहते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक दूसरे वायरस को यानी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम सिर्फ पाकिस्तान या चाइना का जो मतलब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो बनाया है वो, और जो यहाँ ऑक्सफोर्ड में भी है और रूस में भी, उसकी बात करते हैं। तो उसमें यह है कि जो वायरल वेक्टर इस्तेमाल हो रहा है वो एक एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस इंसान से भी लिए जाते हैं, और यहाँ जो ऑक्सफोर्ड में लिया गया है वो एक चिंपैंजी से लिया गया है। एडिनो वायरस आम ज़ुकाम के वायरस होते हैं, तो उसको यानी तब्दील किया गया है, और उसमें से वो अफजाइश वाली जो खासियत है वो निकाल दी गई है, रेप्लिकेट होने की, वो खुद बीमारी नहीं कर सकता है। उसके साथ कोरोना वायरस का एक डीएनए यानी लगा दिया गया है। तो ये जो एडिनो वायरस है, जुकाम का वायरस, ये कोरोना वायरस के डीएनए को यानी उसके जेनेटिक मटेरियल को लेके अंदर जाएगा। जब ये इंजेक्शन लगाएंगे इंसानों को, तो हज़ारों या करोड़ों या अरबों के सूरत में जो वायरस के जो ज़र्रात हैं, वो ज़र्रात अंदर जाएंगे, इंसान के हर खुलिये में दाखिल होंगे, और वहाँ साथ में ये जो जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस का वो वहाँ पे यानी हर सेल के अंदर ले जाएंगे। तो फिर वहाँ जो कोरोना वायरस का जो डीएनए है वो आगे मज़ीद इंस्ट्रक्शन देगा, और फिर वो mRNA यानी मैसेंजर RNA, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये बहुत से अल्फाज हैं जो कि मेडिकल के हैं, इनका उर्दू कोई यानी अच्छा मुतर्जमा मौजूद नहीं है, तो उसी तरह ये बतानी पड़ती हैं।
तो उससे फिर वो क्या करेगा कि वो वायरस का एंटीजन या स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वायरल वैक्सीन के अंदर जो है ना, वो बाहर से कोई यानी कोरोना वायरस का जरासीम नहीं जा रहा है, सिर्फ एक मैसेज जा रहा है, एक जेनेटिक मटेरियल जा रहा है। वो एंटीजन भी बॉडी खुद बना रही है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी भी बॉडी खुद ही बना रही है। तो इंसान की बॉडी खुद सब कुछ कर रही है, और जो वायरस इस्तेमाल हो रहा है वेक्टर के तौर पर, वो कोई यानी बीमारी नहीं करेगा। तो ये जो न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें तो एक अभी हमने आपको बता दिया कि जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। दूसरा जो है वो जिनको जेनेटिक वैक्सीन हम कह सकते हैं, उसमें डायरेक्टली यानी ये जेनेटिक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, उसमें किसी वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्टली mRNA अंदर जा रहा है। तो ये जो फाइज़र और बायोएनटेक कंपनी, फाइज़र जो है वो अमेरिकन कंपनी है, बायोएनटेक जर्मनी कंपनी है, इन्होंने जो वैक्सीन बनाया है जो कि अभी यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में इस हफ्ते मिलना शुरू हो रहा है, शायद आज मिलेगा बहुत से लोगों को। तो इसके अंदर जो है ना वो mRNA है, mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक, ये भी एक सिंथेटिक चीज़ है जो कि कोरोना वायरस के यानी जीनोम को जहन में रख के उसके सीक्वेंस को सामने रख के बनाया गया है, और ये एक यानी चर्बी या लिपिड में लपेट के इंसान को वैक्सीन की सूरत में मिलेगा, और ये तमाम इंसान के सेल्स में जब दाखिल होगा तो वहाँ पर फिर वो यही काम करेगा कि ये जो मैसेंजर RNA है इंसान के अपने सेल्स में जो कोरोना वायरस का एंटीजन है उसको पहले बनाने की इंस्ट्रक्शन देगा, यानी स्पाइक प्रोटीन पैदा करेगा, और जो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट फिर एंटीबॉडीज बनेंगी। तो यहाँ पे भी सारा का सारा काम जिस्म खुद करेगा कि जिस्म का अपना निज़ाम जो है ना वो एंटीजन भी बनाएगा और एंटीबॉडी भी बनाएगा, तो बाहर से कोई वायरस इसमें नहीं मिल रहा है। तो ये चंद आपको यानी किस्में बतानी थी कि ये दुनिया में बहुत सी जगहों में ये इस्तेमाल हो रहा है। ये जो फाइज़र और बायोएनटेक की टेक्नोलॉजी है, दूसरी कंपनी है अमेरिका की मॉडर्ना कहते हैं, वो भी यही इस्तेमाल कर रही है, इसमें भी मैसेंजर RNA। लेकिन इन दोनों कंपनियों का ये मसला है कि इनके जो वैक्सीन्स हैं ये यानी शायद तरक्की पजीर मुल्कों में इस्तेमाल ना हो सके, क्योंकि इसमें बहुत यानी शदीद यानी मनफी टेम्परेचर्स की ज़रूरत है। जो फाइज़र की वैक्सीन है उसके लिए -70 से नीचे होना चाहिए, और यानी स्टोरेज के लिए हम बात कर रहे हैं। इस तरफ मॉडर्ना -20 से नीचे होना चाहिए। तो जब यानी ज़रूरत पड़ेगी लगाने के लिए तो फाइज़र 2 दिन पहले निकाल सकते हैं, 48 घंटे तक वो फ्रिज में रह सकता है, जबकि मॉडर्ना 7 दिन तक भी रह सकता है। उससे पहले यानी स्टोरेज के फेज़ में उसको शदीद यानी मनफी टेम्परेचर्स पे होना चाहिए। तो ये कई किस्में हो गई। तो क्या ये जो वैक्सीन्स हैं जो हम लगाएंगे, हम सबको लगेंगे, क्या ये हमें इन्फेक्शन से महफूज रखेंगे? जी हाँ, जब ये वैक्सीन लगाएंगे, जब इनसे मुदाफ़ियत हमारे अंदर बनेगी, चाहे जो भी यानी किस्म का वैक्सीन हो, वो हमें जब दिया जाएगा तो उससे जो मुदाफ़ियत बनेगी वो मुदाफ़ियत हमें बीमारी से बचाएंगे। जब ये जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होगा तो वो मुदाफ़ियत पहले से बनी होगी, वो उस मुदाफ़ियत उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ख़त्म करेगा, और कोई यानी शदीद बीमारी हमारे अंदर नहीं हो सकेगी। लेकिन ये समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वैक्सीन लगाने से अंदर दाखिल ना हो जाए। जब हम एक्सपोज होंगे तो जरासीम अगर माहौल में है, दूसरे इंसानों में है, तो हमारे नाक से, हमारे मुंह से तो अंदर दाखिल होगा, इन्फेक्शन तो हमें हो जाएगा, लेकिन उस इन्फेक्शन के यानी शदीद असरात ज़ाहिर नहीं होंगे। उस इन्फेक्शन से जो बीमारी होनी थी, कोविड-19 जो एक ज़ाहिर होनी थी, वो नहीं होगी। ये अच्छी तरह समझना है। अंदर जरासीम को बचाने के लिए तो सिर्फ एक ही तरीका, मास्क पहनना। मास्क के अंदर जरासीम यानी दाखिल होने से बचा सकता है, मुंह को और नाक को बंद करके। जो वैक्सीन है उसका काम ये नहीं है कि वो डाल बन जाए। वैक्सीन का काम ये है कि अंदर जरासीम के दाखिल होने के बाद उसको यानी वहाँ पे कुछ करने न दे, कुछ उसको यानी नुकसान न करने दे। दूसरा है कि यानी अभी तक मुकम्मल तौर पर ये मालूम नहीं है कि क्या यानी हम वैक्सीनेट हो चुके हैं, वैक्सीन हमें लग चुका है, मुदाफ़ियत हमारे अंदर बन चुकी है, फिर हमें जो यानी वायरस से एक्सपोज होंगे, वायरस हमारे अंदर दाखिल होगा, क्या हम दूसरों को वो ट्रांसमिट कर सकेंगे यानी वैक्सीन लगाने के बाद? ये अभी तक मुकम्मल तौर पर तय नहीं है कि हो सकता है कि हमारा जो जरासीम जो हमारा अंदर दाखिल हो जाए वो
हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम उसको इतना कमज़ोर कर दे कि वो दूसरों को ना कर सके, या हो सकता है दूसरों को ट्रांसमिट हो जाए। अभी तक ये मुकम्मल तौर पर अभी तय नहीं हुआ है। तो क्या इसके कोई बड़े नुकसानात हैं? जी नहीं, अभी तक कोई ऐसी बड़े नुकसानात वैक्सीन के नहीं हैं। मैंने आपको कहा कि बहुत से वैक्सीन तो वो हैं जिनमें वायरस इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, वो तो सिंथेटिक जेनेटिक मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है, यानी mRNA इस्तेमाल हो रहा है, DNA इस्तेमाल हो रहा है। तो उसमें, और जहाँ पर ख़ुद यानी इनएक्टिवेटेड वायरस इस्तेमाल हो रहा है या उसके प्रोटीन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ पे भी इसका कोई यानी नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए यानी नुकसान का सोचना यानी गलत फहमी की बुनियाद पर है, इससे कोई नुकसान नहीं होना है। तो ये कैसे लगाते हैं, ये आपने अभी तक सुन लिया है कि इसमें कम से कम 2 यानी डोजेज़ होंगे। पहला डोज जब लगेगा तो उसके बाद फिर गिनती शुरू होगी। दूसरा डोज जो है ना 21 दिन पे लगेगा। तो कहते हैं कि 12वें दिन जो है ना इसमें यानी इम्यूनिटी शुरू हो जाती है। जो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं वॉलंटियर्स पे, हज़ारों और लाखों की तादाद में दुनिया भर में, उनमें अभी ये मालूम हो चुका है कि ये यानी 12वें दिन इम्यूनिटी शुरू हो जाती है, लेकिन 21वें दिन पे फिर दूसरा लगाते हैं ताकि इम्यूनिटी मज़ीद बेहतर हो जाए, और तकरीबन महीने बाद जो है ना इम्यूनिटी इंसान के अंदर बन जाती है। तो ये 2 डोजेज़ लगाने के बाद यानी महीने बाद हमारे अंदर इम्यूनिटी मुकम्मल तौर पर बन जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान में यानी चाइना ने जो ट्रायल किया है वो कि बहुत ही जदीद यानी वैक्सीन का ट्रायल किया है, वायरल वेक्टर वैक्सीन। गालिबन हमें वहीं मिलेगा और चाइना ही शायद हमें देगा, और उम्मीद है कि ये मुफ्त में हर किसी को मिलना शुरू हो जाए। ये एक यानी नई टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक डोज एक वैक्सीन किस्म का लगाएं और दूसरा डोज दूसरी वैक्सीन किस्म का लगाएं। जिसका पहला डोज लगा है उसी का ही दूसरा डोज भी लगेगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि पहला डोज आपने यानी पाकिस्तान में लगवा लिया वायरल वेक्टर वैक्सीन का, और फिर जब आपने दुबई चले गए तो वहाँ आपने दूसरे वैक्सीन, वहाँ क्योंकि दुबई में इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन का ट्रायल हुआ है, तो दोनों जगहों में मुख्तलिफ ट्रायल्स हुए हैं। तो जहाँ पर टेम्परेचर की भी हमने बात की कि 2 ऐसे हैं, ये फाइज़र और बायोएनटेक का और मॉडर्ना का, जो कि बहुत यानी शदीद मनफी टेम्परेचर ज़रूरत है, शायद वो तरक्की पजीर मुल्कों में ना पहुँच पाएँ। तो ये जो वायरसेस यानी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन अभी बने हैं, इनको देने का कोई उसूल भी है, तरीक़ा है। जी हाँ, हर मुल्क अपना उसूल तय करेगा, लेकिन कुछ साइंसी उसूल हैं, कुछ यानी इंटरनेशनल साइंसी उसूल हैं। जिस तरह यूके ने कुछ अपने लिए साइंसी उसूल तय कर लिए हैं कि यहाँ पर सबसे पहले उनको मिल रहा है जो कि केयर होम्स में, नर्सिंग होम्स में हैं, या उनके जो ख्याल रखने वाले लोग हैं। उसके अलावा फिर 80 साल से ज़्यादा लोगों को मिलेगा, फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मिलेगा, फिर उसके बाद फिर 75 साल से ज़्यादा लोग, 70 साल से ज़्यादा लोग, फिर उसके अलावा जिनको बीमारियां हैं उनको मिलेगा, फिर उसके बाद इसी तरह से आबादी में मिलेगा। यानी जिनको ज़्यादा खदशा है कि वायरस लग जाए उनको पहले मिलेगा। बहरहाल हर मुल्क में अपनी एक तरजीहात होंगी, लेकिन एक साइंसी उसूल है। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये वैक्सीनेशन का जो साइंस है वो एक कामयाब साइंस बन चुका है। इस साल मेडिकल साइंस ने जिस हद तक मुश्किलात देखी थी, जितने शदीद चैलेंजेस से गुजरा था, जितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी, उनके बाद ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि वैक्सीन इसी साल में ही बन रहे हैं। और बहुत सी जगहों में यानी जिस तरह यूके में अप्रूव हो गया है, रशिया में लगना शुरू हो गया है, चाइना ने बहुत बड़े ट्रायल्स किए हैं, दुनिया भर में कई मुल्कों में ट्रायल्स किए हैं, अपने फ़ौज को दे दिया है, लाखों को लोगों को दे दिया है। लेकिन चाइना में अभी उनके ड्रग एजेंसी ने इसको, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूव करना है। तो जब ये दुनिया भर में यानी लगने शुरू हो जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा साइंस है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। तो इसलिए जो हमारे नौजवान इंटरेस्टेड हैं आगे साइंस में जाने के, तो उनको सोचना चाहिए कि जो वैक्सीन साइंस है ये एक बहुत बड़ा मैदान है। वैक्सीन जो टेक्नोलॉजी है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, और इसके अंदर बहुत से हैं, आप कई फेजेस में इसमें शामिल हो सकते हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजिस्ट बन के, साइंटिस्ट बन के, और बहुत खुला मैदान है वैक्सीन यानी टेक्नोलॉजी, वैक्सीन इंडस्ट्री, वैक्सीन साइंस। तो उम्मीद है कि हम इस साल जो अच्छी खबर आई है वैक्सीन, अगले साल हम दुनिया भर के लोगों को वैक्सीन मिल जाए, या उससे अगले साल मिले, तो 1-2 सालों के अंदर सारी दुनिया को ये वैक्सीनेशन हो जाए
और इस पेंडेमिक पे हम काबू पा सकें। तो इसके लिए मेरी जो है ना वो नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।